गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले वेक्टर पढ़ा था, फिर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, फिर हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे। अब देखो एनएलएम में बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ हमने डील किया। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व भी किया। ठीक है, अब देखिए वहां पे हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आई कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़े। इसको समझने के लिए हम लोग दो केसेस लेंगे। क्या लेंगे? फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, इस टाइप प्लेन। ठीक है, यहाँ पे कोई इमाज का ब्लॉक रख दिए। ठीक है, कोई इमाज का ब्लॉक रख दिए थीटा एंगल पे। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिए। क्या कर दिए? इसको रिलीज कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, अब रिलीज किया है तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक कहां पे आ गई है? इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक चलते चलते इस पॉइंट पे आ गए। तो इस ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे? एबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एबीडी। तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा और एमजी क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये ब्लॉक धीरे धीरे, देखिए आप यहाँ नॉर्मल का हर एक पॉइंट पे क्या है? सेम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो फोर्स की डायरेक्शन, अगर फोर्स आपके कांस्टेंट है, क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी आपका? एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कौन करता है? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कौन करता है? फोर्स करता है। जब फोर्स आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसकी फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग सोल्व कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक और क्या था? v इक्वल टू u प्लस at था। ये सारे हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशन को लगा पाते थे। क्यों लगा पाते थे? इसकी कुछ शर्तें थी कि एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम आसानी से पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लेते थे। बट हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे आई? जब आपको कोई केस नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। अब प्रॉब्लम हम लोग को कहां पे आई है कि अगर आपको कोई कर्व सरफेस दे दिया जाए, जो सरफेस है इस टाइप का सरफेस आपको दे दिया जाए। ठीक है, यहां भी एक एम मास का ब्लॉक रख दिए। ठीक है, एम मास का ब्लॉक रख दिए और यहां से क्या कर दिए? इसको रिलीज कर दिए। क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। तो कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे? एबीडी बनाएंगे। तो एबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा और एमजी क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में होगा। यहां आप ध्यान से इस ब्लॉक को देखिए कि यहां पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल का जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, और एमजी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो फोर्स यहां पे क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है? हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसको एनएलएम से सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके छोटे छोटे पार्ट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे इसका सरफेस कुछ इस टाइप से ब्रेक करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करके हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम लोग को वर्क पावर एनर्जी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्क पावर एनर्जी एक्चुअली इस टाइप का प्रॉब्लम को 1 से 2 लाइन में सोल्व कर देगा। देखिए, वर्क पावर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनएलएम एक मेथड था किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, और वर्क पावर एनर्जी भी उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक और मेथड है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको अलग अलग करके हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे। जैसे वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है।
चलिए तो हम लोग वर्क के बारे में पढ़ते हैं, क्या वर्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको थ्योरेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं। It is defined as the product of force and displacement in the direction of force। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक सरफेस आपका है, यहाँ पे कोई ब्लॉक, यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रख दिए। ठीक है, यहाँ पे एम मास का क्या रख दिया है, ब्लॉक रख दिए, एम मास का ब्लॉक रख दिए। यहां से कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, इसको धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, धक्का दिया जा रहा है, कोई फोर्स लग रहा है। अब देखिए कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक यहाँ से चल के कहां पे पहुंच गए, यहाँ पे चल गए, आ गए। ठीक है, अब देखिए इनिशियली तो इस पॉइंट पे था और फाइनल क्या पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तो जो वर्क का डिफिनेशन क्या होता है, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लेते हैं वो क्या जो लेते हैं वो किधर लेते हैं, फोर्स के डायरेक्शन में लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, अब ये तो सिंपली हम जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम इसी फोर्स को कुछ एंगल पे इस ब्लॉक को अगर हम खींचेंगे, जैसे कुछ सरफेस आपका इस टाइप का रहे। ठीक है, कोई एक सरफेस है। ठीक है, और सरफेस है तो यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रख दिए। ठीक है, अब यहां से कुछ एंगल पे इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं पकड़ के। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, अब ये कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं कि ये एस हो गया, यहां से यहां इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, एस हो गई। ठीक है, अब इसको एफ को हम रिजोल्व करेंगे, जैसे आपने वेक्टर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे। तो अगर इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टली जो आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एक क्या कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको बेसिक फार्मूला से करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हम एफ साइन थीटा को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे। देखिए जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग को क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब देखिए, या तो देखिए अब जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने किया है दो कंपोनेंट, या तो आप डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व कर दीजिए या तो फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स का रिजोल्व कर दीजिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा हमें वो फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाले फोर्स को कंसीडर करना है। तो आप मुझे बताइए, ये ब्लॉक यहां से यहां शिफ्ट हुआ है तो क्या एफ साइन थीटा फोर्स को जब कंसीडर करेंगे तो ब्लॉक तो ऊपर जाना चाहिए, बट ब्लॉक किधर चल रहा है, आपका हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो हमें वो कंपोनेंट लेना चाहिए जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसी डायरेक्शन का फोर्स लेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू आप एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व करेंगे तो एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब थीटा की बात करूं तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे, एंगल किसके बीच में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी कुछ यूनिट वगैरह की बात करते हैं।
देखिए वर्क होता है, क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट। अब मुझे ये बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम इसकी एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, और इसको हम जूल भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जूल लिखिएगा तो हमेशा कैपिटल से लिखिएगा। कैपिटल से क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी साइंटिस्ट का नाम है और किसी साइंटिस्ट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। इट इज सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। क्या होगा, अर्ग हो जाएगा। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग होता है। क्या होता है, 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। अब पहला हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क मतलब जो ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहां पे कोई ब्लॉक रख दिए हैं ए मास में, ठीक है। अब ये एफ दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जो यहाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, 0 और 90 के बीच में लेंगे। तो आपका जो थीटा क्या होनी चाहिए, एक्यूट होनी चाहिए, एक्यूट एंगल होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूट एंगल होनी चाहिए। और यहां अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री से थीटा 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब ये पॉजिटिव वर्क कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप ये आपके पास मार्कर है, तो अगर मैं इसको ऊपर की ओर ले जा रहा हूं तो देखिए मेरा हाथ क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। अगर इस मार्कर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं चाहता भी ऊपर ले जाना, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर है। तो मानिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलली है, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो cos 0 के अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वहां पे आपका मैक्सिमम वर्क होता है, मतलब जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वर्क हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्क पॉजिटिव का एक और चीज समझते हैं दूसरी तरीके से कि वर्क पॉजिटिव मतलब किसी भी बॉडी से एनर्जी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। सप्लाई एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क का, ठीक है। क्या कर रहे हैं बच्चों, नेगेटिव वर्क। क्या है, नेगेटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क क्या, जैसे मान लीजिए कोई यहां पे रखा हुआ है कोई सरफेस है, ठीक है। अब यहां से एम मास का ब्लॉक है और इसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब यहाँ थीटा क्या होनी चाहिए, एब्ट्यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एब्ट्यूज होनी चाहिए, एब्ट्यूज एंगल होनी चाहिए, ठीक है। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है, आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा, ठीक है। तो यहां पे वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि बॉडी पे एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है, ठीक है। एनर्जी, गेन एनर्जी, इसको लिख सकते हैं गेन एनर्जी, ठीक है। समझ में आया। जैसे मान लीजिए
इस मार्कर को आप लेके अगर देखिएगा हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो जैसे मार्कर तो ऊपर जा रही है, बट इसकी अगर वर्क डन बाई mg करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का एंगल बनता, और 180 का एंगल अगर बन रहा है तो आपको पता होगा कि 180 का जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निगेटिव हमने कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, अब जीरो वर्क की बात करेंगे। क्या करेंगे? जीरो वर्क की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होती है। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसे ये ब्लॉक है तो देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पेंडुलम है, तो जैसे मान लीजिए पेंडुलम यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय अगर टेंशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है क्या है, जीरो है। अब टेंशन परपेंडिकुलर, फोर्स जो है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, इसीलिए ये वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल में कोई बॉडी मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है तो इसमें वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैं बात करूं, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये दोनों का बीच का जो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा,